ये कहानी नागलोक में राज करने वाले राजघराने की है। नागलोक की राजकुमारी प्रथा नागिन इन दिनों बहुत परेशान थी क्योंकि कुछ समय से उसके चेहरे पर बहुत सारे दाने हो रहे थे, जिस कारण कोई भी नाग उससे शादी करने को तैयार नहीं था। राजकुमारी नागिन अपने चेहरे पर हो रहे दानों से बहुत परेशान थी। नागराज और नागरानी भी प्रथा की शादी को लेकर बहुत चिंतित हो रहे थे। एक दिन नागराज नागरानी से कहते हैं, महारानी, हमने प्रथा से विवाह के लिए बड़े बड़े नाग कुमारों को प्रस्ताव भेजा, परंतु प्रथा के चेहरे को देखकर कोई भी नाग कुमार उससे शादी करने को तैयार नहीं है। कोई भी शादी के लिए हाँ नहीं कह रहा। नागराज, क्या हमारी पुत्री आजीवन कुंवारी रहेगी? क्या कोई उससे विवाह नहीं करेगा? हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं नागरानी। प्रथा के चेहरे को ठीक करने के लिए हमने बड़े बड़े नाग वैद्य को बुलाया, परंतु सबका यही कहना है कि ये दाने किसी मकसद के लिए हैं। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद है। जब तक वो मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक ये दाने ठीक नहीं होंगे। नागराज, मुझे लगता है हमें हमारे कुल गुरु से बात करनी चाहिए। अब वही कुछ कर सकते हैं। शायद तुम ठीक कह रही हो नागरानी। हम आज ही कुल गुरु से भेंट करेंगे। इसके बाद नागराज और नागरानी दोनों ही कुल गुरु के पास जाते हैं और उनको अपनी समस्या बताते हैं। समस्या जानने के बाद कुल गुरु कहते हैं, नागराज, इसका केवल एक ही उपाय है कि प्रथा को पृथ्वी लोक पर जाकर कुछ दिनों के लिए रहना होगा। जिस मकसद के लिए उसके चेहरे पर ये दाने आए हैं, वो मकसद पृथ्वी लोक पर ही पूरा होगा। अगर ऐसा किया गया तभी नाग कन्या प्रथा अपने चेहरे के दाने से छुटकारा पा सकती है। परंतु ये बहुत कठिन कार्य है कुल गुरु। हम अपनी पुत्री को अकेले पृथ्वी लोक पर रहने के लिए कैसे भेज सकते हैं? इसके सिवा कोई और उपाय नहीं है नागरानी। प्रथा को पृथ्वी लोक जाना ही होगा। महल जाकर प्रथा के माता पिता उसको इस बारे में बताते हैं। सारी बात जानकर प्रथा कहती है, ठीक है माँ और पिताजी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं पृथ्वी लोक पर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक विनती है, मैं अकेले ही पृथ्वी लोक पर जाऊँगी। आप मेरे साथ किसी को भी नहीं भेजेंगे। ये कार्य मैं अकेले ही करना चाहती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी को भी कोई परेशानी हो। लेकिन बेटी, तुम अकेले पृथ्वी लोक पर कैसे जाओगी? वहाँ अगर किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो कहीं तुम पर कोई संकट ना आ जाए पुत्री। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी। अपने माता और पिता से आज्ञा लेकर प्रथा पृथ्वी लोक पर पहुँच जाती है और एक लड़की का रूप धारण कर लेती है, लेकिन प्रथा के चेहरे के दाने अभी भी थे। ये इंसानी रूप ठीक रहेगा, यहाँ मुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। ऐसा कहकर प्रथा आगे की ओर बढ़ने लगती है। तभी वो देखती है कि एक बुजुर्ग महिला को एक रिक्शा वाला धक्का मार के चला जाता है। उस बुजुर्ग महिला को चोट तो नहीं आई, लेकिन वो सड़क किनारे गिर गई थी। हे भगवान, कैसा अंधा रिक्शा वाला था, टक्कर मार कर चला गया बेवकूफ। मेरी तो चप्पल भी टूट गई। प्रथा उस औरत को देखकर अपने मन में सोचती है, बेचारी कितनी परेशान हो रही है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। रुकिए अम्मा जी, मैं आपकी मदद करती हूँ। खुश रहो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए अम्मा, आप मेरी चप्पल ले लीजिए। वास्तव में प्रथा ने तो कोई चप्पल पहन ही नहीं रखी थी। वो जादू से एक चप्पल का जोड़ा वहाँ प्रकट करती है और उस बुजुर्ग महिला को दे देती है। मेरा घर यहीं बाजू में है बेटी, चलो थोड़ी देर के लिए मेरे घर चलो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम प्रथा है अम्मा जी। बहुत प्यारा नाम है। इस तरह से प्रथा उस बुजुर्ग महिला से बात करते हुए उसके घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद बुजुर्ग महिला प्रथा से कहती है, तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? जब तक तुम्हें किराए पर घर नहीं मिल जाता तुम मेरे घर में ही रह लो। इतने बड़े घर में मैं और मेरा बेटा राजेश ही रहते हैं बस, और राजेश तो सुबह का गया शाम को लौटता है। तुम वो सामने वाला कमरा ले लो और अपना सामान वहाँ रख लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा जी, आपने तो मेरी मुश्किल चुटकियों में आसान कर दी। लेकिन फिलहाल तो मेरे पास कोई सामान नहीं है, मैं यूं ही आई हूँ। तो क्या हुआ बेटी, यहाँ कोई सामान की कमी थोड़ी है। रसोई वो रही और कमरे में सामान तो है ही, पलंग और अलमारी दोनों ही है वहाँ पर। और इस तरह प्रथा उस बुजुर्ग महिला के घर में रहने लगी। अपने कमरे में जाकर प्रथा खुद से ही कहती है,
माँ से बात किए हुए बहुत समय हो गया है। एक बार जादुई शीशे की सहायता से माँ और पिताजी से बात करती हूँ। प्रथा जादुई शीशे की सहायता से अपने माता पिता को देखती है। प्रथा, पुत्री तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? प्रथा, तुम इस वक्त कहाँ हो? अभी तक तुम अपने असली रूप में तो नहीं आई हो ना? माँ, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं इंसानी रूप में ही यहाँ रह रही हूँ। किसी को भी मुझ पर शक नहीं होगा। बस आप दोनों अपना ख्याल रखना, मैं जल्द ही ठीक होकर लौटूंगी। प्रथा अपने माता पिता से बात करके रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है। अम्मा जी, आज रात का खाना मैं बना दूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो? क्यों नहीं बेटी, तुम्हें जो खाना है तुम वो रसोई में बना सकती हो। प्रथा रसोई में जाकर जादू से सारा खाना तैयार कर देती है। इतनी देर में राजेश भी घर आ जाता है। वो प्रथा को देखकर कहता है, तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? तभी वहाँ पर राजेश की माँ आकर कहती है, राजेश बेटा, ये प्रथा है। इस तरह राजेश की माँ उसको दोपहर में घटी सारी घटना के बारे में बताती है। सारी बात सुनकर राजेश कहता है, ऐसे किसी पर भी भरोसा नहीं कर लेते हैं माँ। ना जाने कौन है, कहाँ से आई है, और तुम हो कि इसे अपने साथ घर ले आई। माँ, अभी तुम्हें दुनियादारी के बारे में पता नहीं है, तुम बहुत सीधी हो। ऐसी बात नहीं है राजेश बेटा, वो बच्ची बहुत अच्छी है। राजेश की बातें प्रथा भी सुन रही थी। उसे ये सब सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो जाने लगती है। अम्मा जी, मुझे लगता है मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। राजेश जी नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर रहूँ और आप दोनों के बीच मेरी वजह से कोई मनमुटाव हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं कहीं और अपने रहने का इंतजाम कर लूंगी। अरे नहीं बिटिया, ऐसा ना कहो। राजेश, तो अपने कमरे में जा, मैं तेरे लिए वहीं खाना लेकर आती हूँ। प्रथा के आ जाने से उस बुजुर्ग महिला को बहुत आराम हो गया था। प्रथा घर में राजेश और उसकी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। राजेश को धीरे धीरे प्रथा पसंद आने लगी थी। वो उससे प्यार करने लगा था। एक दिन प्रथा बाजार से घर लौट रही थी। तभी मोहल्ले के कुछ लड़के उसे छेड़ते हुए कहते हैं, अरे ये तो वही लड़की है ना जो आजकल राजेश भैया के घर में रुकी हुई है। हाँ वही है, राजेश भैया के तो मजे ही मजे हैं। एक अकेली लड़की उनके घर में रह रही है और वो भी बिना किसी रिश्ते के। वैसे दिखने में उतनी सुंदर नहीं है, इसके चेहरे पर अजीब से निशान है। मन तो कर रहा है अभी अपने असली रूप में आकर इन दोनों को डस लूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरा सच सबके सामने आ जाएगा। तभी राजेश वहाँ से निकल रहा था। वो उन लड़कों को प्रथा को परेशान करते हुए देख लेता है। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई प्रथा को कुछ कहने की? अभी बताता हूँ तुम दोनों को। अरे आपको क्यों इतनी आग लग रही है राजेश भैया? आपकी कौन लगती है? मेरी होने वाली पत्नी है वो। कुछ दिनों में हम दोनों की शादी होने वाली है। राजेश घर आकर सारी बात अपनी माँ से कहता है और ये भी बताता है कि वो प्रथा से प्यार करता है। सारी बात जानकर राजेश की माँ प्रथा से शादी की बात करती है। अगर मैंने शादी के लिए मना किया तो ये लोग मुझ पर शक करेंगे, और वैसे भी राजेश जी अच्छे हैं। पर क्या राजेश जी मेरी सच्चाई जानकर भी मुझसे शादी करेंगे? मैं इनसे सच्चाई नहीं छुपा सकती। एक दिन प्रथा राजेश को अकेले पाकर उससे कहती है, राजेश जी, आपने मुझसे शादी करने का मन तो बना लिया, लेकिन आपने मेरी सच्चाई नहीं जानी। कैसी सच्चाई? मैं कुछ समझा नहीं। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। ऐसा कहकर प्रथा सारी बात राजेश को बताती है। वो कुछ कहता उससे पहले ही दरवाजे के बाहर खड़ी अम्मा जी कहती हैं, मुझे ये बात पहले से ही पता थी कि तू एक इच्छाधारी नागिन है। जब तूने अपना रूप बदला था तो मैंने तुझे देख लिया था। तुझे देखने के चक्कर में ही रिक्शे वाले ने मुझे टक्कर मार दी थी। जब आपको सारी बात पता थी तो आपको मुझसे डर नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नागलोक से तो मेरा पुराना रिश्ता है। तुम्हारी नानी मेरी पक्की सहेली थी। वो मुझसे मिलने अक्सर पृथ्वी लोक पर आया करती थी। उसने मुझसे कहा कि वो अपनी नातिन की शादी मेरे बेटे से करेगी, लेकिन ये बात वो तुम्हें बताए बिना ही मर गई। यही कारण था कि कुलगुरु तुम्हारे चेहरे का इलाज धरती लोग बता रहे थे। हाँ प्रथा, मैं भी उन्हें जानता था और मुझे ये भी पता है कि तुम इच्छाधारी नागिन हो। सबकी बातें सुनकर प्रथा को बहुत खुशी होती है। वो राजेश और अम्मा जी को लेकर नागलोक जाती है और सारी बात अपने माता पिता को बताती है। सबकी रजामंदी से प्रथा की शादी राजेश के साथ हो जाती है। शादी होते ही प्रथा का चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाता है।
और वो पृथ्वी लोक पर आकर अपनी शादीशुदा जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। एक गांव में सुनीता नाम की एक बहुत गरीब लड़की रहती थी। सुनीता की एक छोटी बहन भी थी, गुड़िया। सुनीता केवल 10 साल की थी। काफी साल पहले उसके पिता का देहांत हो गया था। वो अपनी माँ मीना के साथ रहती थी। उसकी माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। उनका गुजारा बड़ी ही मुश्किल से होता था। सुनीता भी सड़क पर फूल बेचा करती थी। एक दिन सुनीता मन ही मन सोचती है, माँ के पास एक भी अच्छी साड़ी नहीं है, सारी साड़ियाँ फट चुकी है। आज मैं बहुत सारे फूल बेचूंगी। सुनीता जब फूल बेचने जाती थी तो अपनी छोटी बहन गुड़िया को भी लेकर जाती थी। फूल ले लो, फूल ले लो, मेरे पास बहुत सारे फूल है, फूल ले लो, फूल। तभी सामने से एक आदमी गुजरता है। सुनीता उस आदमी से कहती है, बाबूजी, फूल ले लो, आप अपनी बीवी के बालों में लगाना या पूजा के लिए ले लो। नहीं, मुझे कोई फूल नहीं चाहिए। देखिए ना बाबूजी, कितने सुंदर फूल है मेरे पास, बस 5 रुपए के हैं। बाकी दूसरे लोग यही फूल 20 रुपए का बेचते हैं। एक बार बोला ना, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। इतना कहते हुए वो आदमी आगे बढ़ जाता है। हे भगवान, सुबह से दोपहर हो गई और सुबह से थोड़ा भी फूल नहीं बिका है। सोचा था थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे तो माँ के लिए एक साड़ी खरीदूंगी। सुनीता ये सब सोच रही थी कि तभी गुड़िया कहती है, दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। सुनीता मन ही मन सोचने लगती है, आज तो मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, मैं गुड़िया को खाना कैसे खिलाऊं? सुनीता देखती है कि सड़क किनारे एक गोलगप्पे वाला खड़ा था। सुनीता उसके पास जाती है। अंकल, थोड़े से गोलगप्पे दे दो, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़ी देर में मैं आपके पैसे चुका दूंगी। अभी पैसे नहीं है तो बाद में कहाँ से लाओगे पैसे? गोलगप्पे खाकर तू तो फुर हो जाएगी। नहीं, मेरे सुबह से थोड़े से भी फूल नहीं बिके हैं। मेरी छोटी बहन को बहुत भूख लगी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। जैसे ही मेरे फूल बिकेंगे मैं आपके पैसे लौटा दूंगी, मैं कहीं नहीं भागूंगी। मैं किसी को उधार नहीं देता, चली जाए यहाँ से। इसके बाद सुनीता सोच में पड़ जाती है कि वो गुड़िया को खाना कहाँ से खिलाएगी, क्योंकि घर में भी सारा राशन खत्म हो चुका था। शाम हो गई थी और उसके आज थोड़े से भी फूल नहीं बिके थे। थकी हारी वो गुड़िया के साथ घर पहुँचती है। तब तक उसकी माँ भी घर आ जाती है। सुनीता को उदास देखकर वो सब समझ जाती है। क्या हुआ बेटी, आज भी फूल नहीं बिके? नहीं माँ, आज तो थोड़े से भी फूल नहीं बिके। पूरा दिन मैं धूप में यूं ही बैठी रही, लेकिन किसी ने भी मुझसे फूल नहीं खरीदा और ऊपर से गुड़िया को भूखा ही रहना पड़ा। मैं उसे बिना पैसों के कुछ खिला भी नहीं पाई। दिल छोटा नहीं करते बेटी, कोई बात नहीं, क्या पता कल तुम्हारे सारे फूल बिक जाए। अच्छा तो रुक, मैं लाला की दुकान पर जाकर कुछ राशन उधार लेकर आती हूँ। सुनीता की माँ लाला की दुकान पर जाती है। और मीना बहन, आज कैसे आना हुआ मेरी दुकान पर? लाला जी, थोड़ा राशन उधार चाहिए था, मैं आपके पैसे जल्दी चुका दूंगी। पहले का उधार तुमसे चुकाया नहीं जाता, अब तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। जब तक पहले के पैसे नहीं दोगी मैं तुम्हें राशन नहीं दूंगा। थोड़ा समय और दे दो, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। मेरे बच्चे सुबह से बहुत भूखे हैं। मुझे माफ कर दो बहन, मैंने उधार देना बंद कर दिया है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। सुनीता की माँ को कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ से खाना खिलाए वो अपने बच्चों को। तभी उसे याद आता है कि वो जहाँ काम करती है, क्यों ना वहाँ से कुछ पैसे मांग लाए। फिर वो अपनी मालकिन मनीषा के पास जाती है। तुम इस वक्त क्यों आई हो? मैंने तुम्हें इस टाइम तो नहीं बुलाया था। वो मालकिन, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और घर में खाने को कुछ भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि आप कुछ मदद कर देंगी मेरी। तुम गरीब लोग हमेशा गरीब ही रहोगे, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। फ्रिज में कल का खाना रखा है, वो ले जाओ। सुनीता की माँ बहुत खुश हो जाती है और खाना लेकर घर पहुँचती है। देखो बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए खाना लाई हूँ। गुड़िया फट से माँ के हाथों से खाना छीन लेती है।
तुम कितनी अच्छी हो माँ, मुझे बहुत भूख लगी थी। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। कम खाना खाकर ज्यादा काम करने की वजह से सुनीता की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बिस्तर पकड़ लेती है। हे भगवान, ये तो कैसे दिन दिखा रहा है मुझे। अब मैं खाट पर पड़ गई। अगर मैं काम पर नहीं गई तो मालकिन किसी और को रख लेगी। जो 2 पैसे आते हैं फिर वो भी नहीं आएंगे। माँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जगह मैं जाऊंगी काम पर। अब तुम आराम करो। सुनीता मन ही मन सोचती है, माँ बहुत बीमार है और मेरे पास दवाई के पैसे भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? उसके बाद सुनीता मालकिन के घर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? वो मैं आपके यहाँ काम करने वाली मीना की बेटी हूँ। माँ बीमार है इसलिए उसकी जगह मैं आ गई काम करने। अच्छा, काम जानती है घर का? हाँ मालकिन, मुझे सब आता है। झाड़ू, पोछा, बर्तन और खाना भी बना लेती हूँ। ठीक है, जाकर काम कर। सुनीता काम कर रही होती है। वो देखती है कि मालकिन के घर में बहुत सारा खाना बर्बाद हो रहा है। वो घर जाते वक्त थोड़ा खाना पैक करके ले जाने लगती है। सुनीता की मालकिन देख लेती है कि सुनीता कुछ लेकर जा रही है। वो अपने पति से कहती है, देख रहे हो, पहले ही दिन कुछ लेकर जा रही है। ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं, चोर। चलो चलकर इसका पीछा करते हैं। देखे तो सही क्या चुरा कर ले जा रही है, रंगे हाथों पकड़ लेंगे। उसके बाद मनीषा अपने पति के साथ सुनीता का पीछा करती है। उसके घर तक पहुंचकर चुपके से खिड़की से झांकते हैं। सुनीता जो छुपा कर लाई थी वो घर में बर्बाद होने वाला खाना था। माँ देखो, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। खाना? पर पैसे कहाँ से आए तेरे पास इसके लिए? माँ, मालकिन के घर में ये खाना बर्बाद हो रहा था तो मैं मालकिन से बिना पूछे ये खाना ले आई। बेटी, तुझे बिना पूछे ये खाना नहीं लाना चाहिए था। मालकिन क्या सोचेगी? तभी वहाँ खड़ी गुड़िया बोलती है, दीदी क्या लाई हो? मुझे दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया। घर की ऐसी हालत देखकर सुनीता के मालिक और मालकिन की आंखों में आंसू आ जाता है। तभी सुनीता अपनी माँ से फिर कहती है, माँ, ये सारे अमीर लोग ऐसे ही होते हैं क्या? क्या हम गरीब लोगों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं? बेटी, गरीब हम नहीं हैं, गरीब हमारे हालात है। तुम चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये सब सुनकर मालिक और मालकिन से थोड़ी देर और बाहर नहीं खड़ा रहा गया। वो तुरंत अंदर आ गए। मुझे माफ कर दो मीना, पैसों की चकाचौंध से हमारी आंखें बंद हो गई थी। हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो तुम आज से हमसे मांगना। हम तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। इसके बाद से सुनीता और उसके परिवार को किसी चीज की भी कमी होती तो उसके मालकिन मनीषा और उसका पति उनकी मदद कर दिया करते थे और उन्होंने सुनीता और गुड़िया का एडमिशन एक स्कूल में भी करवा दिया।